आई थिंक जो एक्सेप्शनल फाउंडर्स होते हैं उसमें 3 बहुत सॉलिड क्वालिटी होती है। एक तो फोकस, दूसरा एक्सट्रीम पैशनेट और तीसरा है उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है एग्जीक्यूशन। What is the biggest financial mistake first time founders usually make? 2 टाइप के मैंने फाउंडर्स देखे, एक जो अंधी में पैसा खर्च करते हैं, दूसरे जो एकदम अदर एक्सट्रीम देखा है, खर्च ही नहीं करते। If you had to build $1 million business today, which industry would you choose? Welcome back to another episode of Unfiltered with Founders, where we bring you real conversations with entrepreneurs, business leaders, and changemakers who have built something extraordinary from the ground up. आज के हमारे गेस्ट ने अपनी जर्नी में कई रोल्स निभाए हैं: एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, agile transformation expert, and leadership coach. From building many startups and advertising global organizations and investing in promising startups, his journey is filled with lessons every entrepreneur can learn from. Please join me in welcoming Mr. Vivek Sinha. थैंक्स यार अभी भाई, इतना से इंट्रोडक्शन दिया तो एकदम ऐसे ना सीना थोड़ा आपके तो सरनेम में ही सीना है. हाँ सीना सही बात है। For everyone who is meeting you for the first time, who is Vivek Sinha beyond the LinkedIn profile and the professional titles? So मैं बोलूँगा कि whether title or not title, I always define myself as a companion, है ना। मैं दोस्त ही हूँ सबका, मेरी वाइफ का भी, मेरे बच्चों का भी, मेरी फैमिली का भी, मेरे कलीग्स का भी, मेरे क्लाइंट का भी। So professionally, personally, I am always a companion. ओके, एक्चुअली आप पहले हमारे भी पहले दोस्ती बने, उसके बाद आपने यहाँ बुलाया है ना। आप देखो आप हमारे दोस्ती के मेंटर, फायदे। आप हमारे मेंटर भी है. यू आर अ वेरी इंटीग्रल, वेरी कोर पार्ट ऑफ गेट सोशल. सो आई रियली अप्रिशिएट हमें आपके साथ मौका मिला, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर अस. You started your entrepreneurial journey back in 2005 when startups weren't as popular as they are today. What inspired you to take the leap? मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप ना, जैसे लोग बोलते हैं बग, मतलब हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना चुल, एक एक कीड़ा ही होता है। तो 2005 में मैंने ऑफिशियली मेरी पहली कंपनी स्टार्ट की थी, बट जब मैं कॉलेज से जस्ट निकला था, मेरे पहला जॉब था। बट अगर मैं ऐसे और पीछे देखता हूँ, तो जब मैं सिर्फ 8 साल का था, क्लास 4 में था, तब मैंने पहला अपना कॉमिक्स लाइब्रेरी स्टार्ट किया था। और मैं ऐसे कॉमिक्स लेके घर से निकलता था और जो मार्केट में लोगों को कॉमिक्स देता था 50-50 पैसे का रेंट आउट ले करके, और ऐसे उसको चलाया। कॉलेज में जब था तो कॉलेज के टाइम पे भी लोग जब एग्ज़ाम होते थे तो कॉलेज में तो हॉस्टल में कोई पढ़ता लिखता नहीं, पर एग्जाम के टाइम सबको रहता है कि मैं पढ़ूंगा। पढ़े ना पढ़े रात भर जगेंगे। अब जो लोग सुट्टा पीते हैं उनको सुट्टा चाहिए, मैं नहीं पीता था, तो मैंने क्या किया, सुट्टा स्टेक करना शुरू किया। रात में मेरे रूम में लोग आके सुट्टा खरीदते थे। तो ऐसे ना काफी सारे कुछ ना कुछ मैं कर रहा था, कुछ ना कुछ बेच रहा था, अपॉर्चुनिटीज। बाद में समझ में आया कि यार ये तो बिजनेस ही है। करेक्ट। 2005 में मेरी 2004 में नौकरी लगी, 2005 में मेरा ज्वाइनिंग था। ज्वाइनिंग में थोड़े दिन के बाद कुछ लाइक माइंडेड लोगों से मिला और समझ में आया कि यार मजा बिजनेस में ही आता है। तो फिर हम लोगों ने मिलकर एक कैपिटल 99 के नाम से एक स्टार्ट किया था पहला फर्म। दैट्स इंस्पायरिंग सर. अगर मैं आपको कहूँ, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन वन सेंटेंस, व्हाट इट वुड बी? वन सेंटेंस मैं बोलूँगा इट्स लर्निंग एंड रोलर कोस्टर। तो 2 वर्ड में बोलूँगा, लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। That's a powerful way to describe your journey. Okay. आपका एक कंपनी था क्वांटा, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि क्वांटा स्टार्टेड विद जस्ट 2 people. आई थिंक आप और एक आपके को फाउंडर रहेंगे, मंजीत। यस। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने 60 एम्प्लॉइज हायर कर लिए थे। 60 तक पहुंच गए 1.5 साल में. सो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट रैपिड ग्रोथ? सो क्वांटा के टाइम पे वी वर लाइक वेरी यंग, सो जस्ट 3 साल एक्सपीरियंस था एंड वी स्टार्टेड क्वांटा। इनिशियली ओनली मी एंड मंजीत। तो उस समय कैसा रहता है ना, समझ ही में नहीं आता कि रिस्क जैसा कोई चीज़ भी होता है। बाद में पता चला कि हम रिस्क ले रहे थे। उस समय तो बस लग रहा है हाँ ऐसे ही काम करते हैं। तो उस समय ज़्यादा सोचते नहीं थे कि यार इस बंदे को हायर करना है कि नहीं, ये क्या करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी को मतलब पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। सो वी वेयर जस्ट लाइक जस्ट डू इट। खाना खा रहे नहीं खा रहे, सो रहे नहीं सो रहे, वो सारी चीज़ें ना
पर उस समय वो एज था, आज शायद वैसे नहीं कर पाऊंगा. सो आई थिंक इट वाज एनर्जी ऑफ मंजीत, मी एंड अदर फाउंडर्स जो बाद में हमारे साथ को फाउंडर्स बने, एंड इनिशियल एम्प्लॉयज ऑल्सो. तो उसके कारण से बढ़ता गया. सो ये बैक इन व्हेन यू आर 20s 22 23 के आसपास रहेगा? आपकी क्या एज रहेगी जब ये आपने? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था देन आई वाज 26 27. 26. हाँ, तो अगर कोंटा जब स्टार्ट किया था. ओके ओके, अगर आपको 25 साल के विवेक सिन्हा को कोई ऐसी टिप देनी हो, लाइफ लेसन्स देना हो, तो आप उसको क्या लाइफ लेसन देंगे? मैं हर किसी को बोलूँगा पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ना, मतलब जितना आप पढ़ना, मतलब कोई जरूरी नहीं बुक्स, एज मच लर्निंग्स, एज मच एक्सपीरियंस यू कैन हैव. मुझे ऐसा लगता है जितना नॉलेज मुझे अभी है, अगर कोंटा के टाइम पे होता तो शायद मैं कोंटा और अच्छे से चलाता. उस समय मैंने कोंटा चलाया था मेरे एनर्जी से, मेरे जस्ट जंपिंग एंटरप्रेन्योर कीड़ा से. एक बहुत बड़ी गलती मैंने की थी ना, मैं पढ़ता नहीं था. सो मुझे किसी को भी मैं बोलता हूँ कि, और सिर्फ मैं नहीं, बाद में जब मैं लीडरशिप कोच बना, मैं काफ़ी सारे लीडर्स के साथ बात करता था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, इंडिया में, यूरोप में, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में, और कुछ लीडर से भी ये सवाल मैंने पूछे कि अभी आप इतने बड़े लीडर हो, व्हाट यू रिग्रेट इफ़ यू लुक बैक 10-12 ईयर्स अगो, जब आप मेरे लेवल पे थे. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ लीडर्स ने एक ही चीज़ बोला कि यार आई विश कि मैं उस समय ज़्यादा सीख रहा होता. सो जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो, जितना जल्दी सीखना शुरू कर सकते हो, उतना अच्छा. अगर हम सीखने पे आते हैं तो देखो, वो टाइम पे इतना एआई का था. इन्फ्लुएंस नहीं था. आजकल आप वन क्लिक पे आपको पूरी डेटा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. एंड देर आर सो मेनी पोर्टल्स, देर आर सो मेनी साइट्स जहाँ पे आप सीख सकते हो. तो एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमें क्या ऐसा चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए? दो चीज़ें तो पक्की बात है. आई थिंक एआई आ जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इट्स ऑलवेज पीपल बिजनेस. बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, ऑलवेज. क्योंकि एट द एंड कोई बंदी यूज़ कर रहा है ना. सो जो पीपल स्किल होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, कन्वर्सेशन, लिसनिंग, जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स है, उससे रिलेटेड जितने भी बिहेवियर साइंस से रिलेटेड एक वो स्ट्रीम रहना ही चाहिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, सो दैट यू आर एबल टू स्पीक, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट वन थिंग. और एक दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो भी आपका डोमेन है, जैसे आप क्रिएटिव डोमेन में हो तो क्रिएटिविटी में आप सीखते रहो क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया चल रहा है. सो हर एक किसी के लिए अलग अलग रहता है. फिनेंस वाला बंदा बैंकिंग के लिए सीखता रहेगा. तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से सीखते रहना चाहिए. What is the biggest myth about entrepreneurship that people still believe? मुझे लगता है बिगेस्ट मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत यो कूल टाइप की चीज़ है. मतलब वो वैसा नहीं है. एक्चुअली ये काफ़ी मेहनत, काफ़ी जिसको बोलते हैं ना हसल वाली चीज़ है कि आप एवरी डे यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड लॉट्स ऑफ चैलेंज. सो वो एक मिथ है कि यार बीच पे बैठ करके लैपटॉप खोल करके बंदा काम कर रहा है ना. वो वैसे होते हैं, 1 लाख में 2 या 3 लोग वैसे भी होते हैं, हाँ. बट दैट्स नॉट एंटरप्रेन्योरशिप. बट हमें ऑलवेज वी फील ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. सो जो जॉब करता है उसको लगता है कि शायद मैं बिजनेस होता बिल्कुल सही था, बात है. बिजनेस वाले को लगता है कि मैं शायद हाँ. जॉब करता होता था. तो आपके हिसाब से व्हाट इज प्रेफरेबली, क्या अगर आप पर्सनली, तो आप मैंने बिजनेस दोनों काफ़ी किए हैं. जॉब भी किया है. हाँ, जब ग्रास ग्रीन लगता था उधर जंप कर रहा था, इधर जंप कर रहा था. शायद नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट, ये बिल्कुल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है. दोनों के अपने मजे और दोनों के अपने चैलेंजेस हैं. आपको किस चीज़ में मज़ा आता है उस पर है. ऐसा कुछ एज है कि हम ये एज तक हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए, एक एज के बाद हम रिस्क ना लें, ऐसा कुछ है? या यू टोटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव एंड उसका कितना उत्साह है या उसकी कितने चाह है कि वो मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन रिस्क वाला एपेटाइट वाली बात हो जाती है. रिस्क कैसा है कि यार यू कैन नॉट टेक सेम अमाउंट ऑफ रिस्क एज यू मे टेक नाउ, है ना. अभी Correct. ईशान हो गया, ईशान बड़ा हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे. सो एक टाइम के बाद आप उतना रिस्क नहीं ले पाओगे, करेक्ट. which is perfectly fine. It does not mean you cannot jump, you cannot start. You will start, you can jump, but based on your current context. आई ऑलवेज फील कि आपने अगर एक बार जंप कर दिया, आप पहले जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आपने 5-6-10 साल जॉब किया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए. बिज़नेस करने के बाद 1-2 साल, 3-4 साल निकल जाते हैं. कई बार देखे हमने कि जो स्टार्टअप करते हैं वो जनरली एक हद तक आके वो फेल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल सही एक्सपांड बात. नहीं कर सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि
आप उन स्टार्टअप्स को कुछ ऐसी राय दें कि वो एक मुकाम तक आके, जनरली स्टार्टअप्स पहले 1.5-2 साल में बर्नआउट हो जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें जो उनको देखनी चाहिए, आप अगर बता सकते हो हाँ, तो? बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। देखो, एक चीज़ है, एक फिलॉसफी बोलते हैं कि जब चीज़ें बिल्कुल नया से स्टार्ट कर रहे हो तो चीज़ें ना, कुछ भी छोटा सा भी काम करो बहुत विजिबल दिखता है, बहुत विजिबल दिखता है। स्टार्ट किया, विजिबल दिख रहा है, सब कुछ विजिबल दिख रहा है। ये सब आप जब सेट कर रहे हो शुरू में, माइक वगैरह सब विजिबल दिख रहा है, माइक आ गया, टेबल आ गया, चेयर आ गया, लाइट्स लग गई। एक बार ये लग गया, आप उसके बाद कितना भी पुश कर रहे हो, विजिबिलिटी कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें मूव ही नहीं हो रही। हाँ, वो एक टाइम होता है जहां मोस्ट ऑफ लोग गिव अप कर देते हैं या Correct. गिव अप करने लगते हैं। उनको लगता है शायद मेरे आइडिया में दम नहीं, शुरू में तो बड़ा अच्छा चल रहा था यार, अब नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा है, जबकि चीज़ें मूव हो रही है। हाँ, पर वो चीज़ें इतनी रिजिड है कि विजिबिलिटी नहीं है कि मूव हो रही है। करेक्ट, अगर आप उस पर करते रहोगे ना तो वो फिर मूव होना शुरू हो जाता है एक टाइम के टाइम। Correct. तो दिस इज नॉट द ओनली रीजन, बट एक रीजन होता है टू नॉट नोइंग आर थिंग्स मूविंग और नॉट इन राइट डायरेक्शन। करेक्ट, तो उसके लिए सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, दैट्स व्हाई देयर आर गवर्नेंस, देयर आर सम केपीआई, देयर आर सम माइलस्टोन्स। आप खुद के लिए कुछ ऐसा चीज़ें सेट करते हो कि आपको सेंस ऑफ मूवमेंट समझ में आते जाना चाहिए कि Yeah. कुछ चीज़ें इंप्रूव हो रही है, कुछ चीज़ें वो हो रही है। दोनों चीज़ के लिए अगर आपके पास वो मेजरमेंट ही नहीं है तो एक तो तो वो पता नहीं ही आएगा। चलेगा। दूसरा, अगर वाकई नहीं मूव हो रहा है तो सोचोगे कि शायद मूव हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है हाँ, हाँ, तो शायद true. से आदमी तो कहानी निकल जाएगी। If everything reset today and you have to start your journey from scratch, how would you earn your first 10 lakh rupees? पहला 10 लाख रुपए शायद वैसे ही जैसे पिछली बार किया था। सो जब मैंने मेरी पहली कंपनी स्टार्ट की थी तो इट वाज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली हम 3 दोस्तों ने मिल करके, उस समय शेयर मार्केट सेंसेक्स 4,000-5,000 पे चलता था, तो उस समय हमने स्टार्ट किया। हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग जॉब में गए थे, सब जिंदगी में पहली बार कमा रहे थे। हॉस्टल में 500 रुपये, 1,000 रुपये महीने में रहते थे। 20,000 की नौकरी उस जमाने में लगता था, इतना पैसे करेंगे क्या। तो हमने बोलना शुरू किया, हमको दो पैसे, हम तुम्हारे बिहाफ में इन्वेस्ट करेंगे और तुमको रिटर्न देंगे, तुम्हारे रिटर्न से हम थोड़ा पैसा लेंगे, एंड देन वी स्टार्ट टू मेक मनी। सो शायद वैसे ही कुछ कर लूंगा, अभी एग्जैक्टली क्या करूंगा पता नहीं, बट आई थिंक द इजिएस्ट वे टू मेक मनी, एंड मैं जॉब के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव, इज बाय स्टार्टिंग सम स्मॉल बिजनेस, Okay. पर मोर B2C। Looking at the current situation, current AI conditions and market demand, आपको ऐसा लगता है कि आप पर्सनली कोई ऐसा अपना स्टार्टअप चूज करोगे, फॉरगेटिंग अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस? अगर आपको आज कुछ नया स्टार्ट करना हो तो अभी आप किस चीज़ में स्टार्ट करोगे? अभी के टाइम पे तो यार AI ही है, एनीथिंग यू विल बी डूइंग। इनफैक्ट अभी मेरे एक में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और एक कंपनी स्टार्ट किया है रिसेंटली, सो आई एम फाउंडर। बोथ आर आई मीन AI इनेबल्ड सॉल्यूशंस। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि आपने फाउंडर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, आप फाउंडर्स के पिच और बहुत सारी चीज़ें आप उनके प्रेजेंटेशंस, उनके मार्केटिंग डेक, ये सब एनालाइज करते हो। ऑल्सो यू आर एन इन्वेस्टर, सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक फर्स्ट टाइम फाउंडर्स यूजुअली मेक? फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, दो टाइप के मैंने फाउंडर्स देखे, मिस्टेक वाली की से बात कर रहा हूँ। एक जो अंधी में पैसा खर्च करते हैं, उनको इन्वेस्टर से पैसा मिल गया तो उनको लगता है अभी तो पैसा आ गया, एंड दे स्टार्ट टू हायर करने लगेंगे, स्केलिंग करने लगेंगे, सब कुछ करने लग जाएंगे। वो बहुत बड़ा गलती है। इनिशियली आपको खुद ड्राइव करना होता है। जब तक आप सर्टन स्केल तक नहीं पहुंचे हो, 40-50 लोगों की कंपनी हो गई सर्टन, तब तक आपको ड्राइव करना है। यू कैन नॉट हैव टीम डेलीगेटिंग थिंग्स डूइंग। ऑफकोर्स आपको अच्छे लोग चाहिए, टीम चाहिए, बट ड्राइव आपको करना है। सो खर्च, सडन स्केलिंग में खर्च मत करो, वाइजली खर्च करो। दूसरे जो एकदम अदर स्ट्रीम देखा है, खर्च ही नहीं करते, है ना, हर जगह वो पैसा बचाने की सोच रहे हैं कि यार यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ पैसा लग रहा है, मार्केटिंग में नहीं खर्च कर रहे हैं, अच्छे इक्विपमेंट में नहीं खर्च कर रहे हैं, है ना। Yeah. पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया मोबाइल फोन पे इन Correct. प्लेस ऑफ DSLR, वैसे वाले भी रहते हैं। मतलब मैंने ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ, बट ये दो टाइप के वाले Founders. मिस्टेक्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी स्पेंडिंग। ओके, तो आई थिंक ये बैलेंस बनाना बहुत अच्छा है कि यू स्पेंड, बट स्पेंड वाइजली। कंजूसी मत करो, लेकिन वहाँ फोकस सही डायरेक्शन में खर्च करते जाओ। I wish every founder heard this before starting their business. When a founder pitches an idea, what's the first thing you notice?
मैं हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई यू स्टार्टेड। जो फाउंडर्स जिनके पिच वाई से नहीं स्टार्ट होते हैं ना, कि वाई दे स्टार्टेड, वहाँ तो मेरा 50% चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव आप ढूंढते हो कि उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका कंपेलिंग रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने स्टार्ट किया है ना। सो वाई, नोइंग वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करना है ना। व्हाट प्रॉब्लम इज जो उनको ऐसा जगा के रख रहा है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए, ऑफ कोर्स खुद के लिए किसी। तो ये दो चीज़ अगर है तो बहुत अच्छा है। जो मेजर मिस्टेक मैं देखता हूँ पिचेस में, वो हमेशा व्हाट पे बात करते हैं, उन्होंने क्या बनाया है, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज देयर सॉल्यूशन, और व्हाट और हाउ पे ही फोकस करते रहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये कैपेबिलिटीज, इसमें ये है, वो क्या करेगा वो कैपेबिलिटीज वो बताना ही भूल जाते हैं, और क्यों है वो कैपेबिलिटीज करेक्ट। वो भी बताना भूल जाते हैं। सो आई थिंक आई ऑलवेज लुक फॉर स्टार्ट विथ व्हाई एंड व्हाट इज योर कंपेलिंग रीजन। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग सर। मैं आपसे भी बाद में पूछूंगा व्हाई यू स्टार्टेड दिस अनफिल्टर्ड विथ बाय। अभी बता देता हूँ। हाँ बताओ बताओ। इसलिए स्टार्ट किया ताकि दो बिजनेसमैन जब साथ में आते हैं, हमें भी आपसे फ्री में टिप्स मिलेंगे। आपको कंसल्टेशन का फीस बच जाएगा हमारा। सेकेंडली, इट्स एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि गेट सोशल। अगर हमें अगर बाय नहीं कर रहे हैं लोग, भले ही हमारे पास लोग नहीं आ रहे हैं कि आप हमें पॉडकास्ट पे बुलाओ, बट स्टिल एटलीस्ट नाउ there is a whole vertical which is known as podcast, and we can create a podcast for our clients. ओके। तो भले ही हमें कस्टमर्स अगर नहीं मिलते हैं, हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, हम एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं कि हम आपका पॉडकास्ट कर सकते हैं, हमने इतना इतना पॉडकास्ट किया है, हम एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं हमारा। एंड इसके साथ साथ पोर्टफोलियो के साथ साथ देयर आर 3 डायमेंशनल हमारे बेनिफिट्स है। एक तो जो गेस्ट आते हैं उनका बेनिफिट हो जाता है, जैसे कि आप मार्केट में मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन हो, राइट। तो हमारा मोटिव है कि जो सेल्फ मेड गोल्ड लोग हैं उनको हम कैमरा में लेके आए, प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनको बताएं कि आपका जर्नी कैसा था। तो ऐसे बहुत सारे गिने चुने हमने फाउंडर्स निकाले हैं जो एक्चुअली लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। एक आपका ही बेनिफिट होता है, दूसरा हमारा पोर्टफोलियो बनता है, एंड थर्ड हमारा ये है कि वी आर गेनिंग एन एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस। भले बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया है हमने, बट वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक इट एज एन प्रोफेशनल पॉडकास्ट। बढ़िया यार, बढ़िया। Right. यू हैव गुड कंपेलिंग रीजन। Okay. In your experience, what separates exceptional founders from everyone else? आई थिंक जो एक्सेप्शनल फाउंडर्स होते हैं उसमें 3 बहुत सॉलिड क्वालिटी होती है, मैंने देखा है लोगों में। एक तो फोकस, एकदम जिसको बोलते हैं ना, वो जो अर्जुन का नहीं बोलते थे कि सिर्फ चिड़िया का आँख दिख रहा है, तो उसको सिर्फ चिड़िया का आँख ही दिख रहा है, सो एकदम सुपर फोकस। दूसरा, एक्सट्रीम पैशनेट, वो 200 300 500% टाइम देते हैं इसको, है ना। मतलब वो जो होता है ना, एक पहले आता था कि यू आर ड्रिंकिंग क्रिकेट, यू आर स्लीपिंग क्रिकेट, यू आर ऑलवेज थिंकिंग क्रिकेट, सो लाइकवाइज यू नो, आप हमेशा बिजनेस के लिए सोचते हो, तो एक्सट्रीम पैशन। और तीसरा है, उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है एग्जीक्यूशन पे, एकदम एग्जीक्यूशन फोकस रखते हैं। Correct. हर एक किसी का स्टाइल अलग है, कोई इंस्पायरिंग होते हैं, कोई माइक्रो मैनेजमेंट वाले होते हैं, सबका अपना स्टाइल है ना। लेकिन फोकस एग्जीक्यूशन पे रहता है, तो उनका गोल, फोकस, पैशन एंड एग्जीक्यूशन। Execution. Well said, sir. I completely agree. Skills can be learned, but mindset is often what separates good founders from great founders. Absolutely, Right. absolutely. We have seen you have worked with so many founders. Okay. Having worked with founders, CEO, and CXO, global organizations, what's the biggest mistake companies make when they grow? एक जब वो ग्रो करते हैं ना कंपनीज, आई थिंक अभी मैं स्टार्टअप्स में जो बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी मैंने काम किए हैं, सभी को मिला करके मेरे एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग बोल रहा हूँ। सो वो अपना वाई भूलने लगते हैं, क्योंकि नए लोग आने लगते हैं। सो वो वाई जो है ना, कि वाई यू आर डूइंग समथिंग द वे यू आर डूइंग, वो बहुत ज़रूरी होता है। जिस समय वो वाई पे अपना स्टिक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सही से चलती रहती है। चाहे आप वो किसी कंपनी के लिए रख लो, इवन छोटे स्तर पर भी रख लो, सोसाइटीज़ वगैरह, मतलब कॉर्पोरेटिव्स, एनीथिंग। सो जब बड़े होते हैं, कंटिन्यू टू फोकस ऑन योर वाई एंड नोइंग वाई यू आर डूइंग समथिंग इज सुपर इम्पॉर्टेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट जब बिल गेट्स चलाता था, सो उसका वाई क्या था कि अ डेस्कटॉप ऑन एवरी टेबल, हर बंदे के पास पर्सनल कंप्यूटर,
है ना, तो वो बंदों को एम्पावर कर रहा था। तो उसने कभी विंडो का लाइसेंस और MS ऑफिस का लाइसेंस हमेशा ऐसा रखा कि लोग इजीली पायरेट कर ले। करेक्ट। उसने कभी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, कर सकता था, नहीं किया रेस्ट्रिक्ट, कि उसका पर्पस था कि हर एक किसी के पास जाए। करेक्ट। जब वो छोड़ा, स्टीव बाल्मर बना। स्टीव बाल्मर एक्सेलेंट बिजनेस मार्केटिंग पर्सन। शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया, पर सेल्स बहुत बढ़ा और शेयर प्राइस गिरा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ना कहीं उनका वाई भूल ही गए थे। दे बिकम ए सेल्स कंपनी। हाँ। मल्टीपल वर्जन बना रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग करते जा रहे हैं, बर्बादी की कगार पे पहुंचने लग गए थे। देन सत्या नाडेला कम्स एंड ही सेड कि हम व्हाई वी स्टार्टेड बिकॉज वी आर इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, हम एम्पावर कर रहे हैं एवरी इंडिविजुअल्स को। फिर उसने MS ऑफिस के साथ वो पूरे वर्जनिंग खत्म करके, पूरा क्लाउड बेस्ड जा करके, पूरा इंजीनियरिंग कल्चर लाके ही ब्रिंग वाई बैक। सेम हुआ था एप्पल के साथ। हाँ। जब स्टीव जॉब था एप्पल में, तो एप्पल बहुत अच्छा कर रही थी। फिर स्टीव जॉब को जब उन्होंने निकाला, जो दूसरा बंदा आया वो बहुत तगड़ा बंदा था, उसमें कोई कमी नहीं थी, बट उसको पता ही नहीं था कि वाई क्या है। करेक्ट। है ना, एप्पल का तो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे, सब बना रहे, फिर भी फेल होते जा रहे। देन दे ब्रिंग स्टीव जॉब बैक। स्टीव जॉब ने आया, वो उस वाई के साथ वापस आया था कि हम वर्ल्ड की बेस्ट चीजें ही बनाते हैं, वी वांटेड टू मेक ए टिंग इन द यूनिवर्स, उसका वो था। वैसे ही करके उसने स्टार्ट किया, चीजें फिर संभल गई। तो सारे ऐसे कंपनीज का आप देखोगे, नोकिया वहीं फेल कर गई जब उन्होंने उनका वाई भूल गए थे। हाँ। सो ये जो वाई है, मोस्टली जो फाउंडर्स है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके में वो एंथू रहता है। हाँ द मोमेंट दे ग्रो, हाँ। उनको तो टीम ग्रो करनी है। बिल्कुल। तो ये टीम में हम वाई कैसे लेके आए? हाँ, वही तो लीडरशिप है, वो सबसे बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी लीडरशिप वाली बात है कि आप जो ऐसा क्या छोटा कल्चरल हैक है आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्शन में, क्योंकि आप इसको कह नहीं सकते हो, है ना। वाई इज लाइक ए फीलिंग, सो उसको आप वर्ड्स में एनी वे कैन नॉट बयां। सो आप उसको कैसे लोगों तक लेकर के जाओगे, वो बहुत। अगेन अभी मैं टीवी पे ना एक सीरीज देख रहा हूँ, देखना वो सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। टाइटन की कहानी है, जो Okay. टाइटन घड़ी की हाँ हाँ हाँ। है, बहुत तगड़ा। उसमें कैसा, जब वो घड़ी बनाने स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक सीन में JRD टाटा का क्या दिखाया है कि वो बहुत दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट घड़ी पहनते थे JRD, क्योंकि उस कंपनी के ओनर ने उसको घड़ी गिफ्ट किया था। तो जब इन्होंने डिसाइड किया टाइटन बनाएंगे, तो उन्होंने घड़ी उतार करके रख दी और बोले कि मैं घड़ी तभी पहनूंगा जब तुम मुझे घड़ी बना के दोगे। ओह। तो बाकी जो दोनों फाउंडर जिन्होंने टाइटन के सोचा था, उन्होंने उसी समय घड़ी उतार दी। फिर जब लोग और एम्प्लॉयज आते गए, तो एम्प्लॉयज ने पूछा, अरे सर आप घड़ी क्यों नहीं पहनते हो? तो उसने बोला मैंने अब तक बनाई नहीं। तो उन्होंने उतार दी। जो नए लोग आए, जब उन्होंने पूछा कि यार इनटू वॉच बिजनेस, व्हाई यू डोंट हैव वॉच इन योर हैंड, तो बोला कि हम तभी पहनेंगे जब हम बनाएंगे। और वो सिलसिला ऐसा चलता गया, और लोगों का वो एक छोटा सा चीज जब वो घड़ी उतार रहे थे, इट शोज कमिटमेंट, पैशन, कि उनको पता था आज के टाइम का बिजनेस नहीं 7 साल 8 साल 10 साल लगेगा। हाँ। JRD टाटा जिसका एक एक सेकंड इतना कीमती, वो बिना घड़ी का ऑपरेट कर रहा है। पर उस लीडर ने एक छोटा सा एक्ट, 10 सेकंड का एक्ट, उसने पूरा टोन सेट कर दिया अगले कितने साल के लिए टाइटन का। तो Correct. वो ऐसी चीजें वो सिर्फ I think एक्सेप्शनल ये लीडर्स बहुत करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज़ एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक इसीलिए हम कंपनीज में हमने चिपका तो देते हैं कि मिशन एंड विजन, बट किसी को पता ही नहीं होता है कि मिशन विजन क्या है और क्यों है। और क्यों है। हाँ, अब मैंने तो खैर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दिया, अब रियल एग्जांपल कि आप भी फाउंडर हो तो आप कैसे अप्लाई करोगे, या हाउ आई अप्लाई इट। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मैं टीम को ये नहीं बोलता हूँ कि ये डिसीजन है, या मैं वो तो बोलता ही हूँ, बट मैं उससे ज़्यादा अगर मैं वो डिसीजन इतना बोल रहा हूँ तो वो डिसीजन क्यों है मैं इतना बोलता हूँ। कई बार सामने वाले बोर हो जाते होंगे, लेकिन वो जो भी कल्चर जो मैं लाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, ताकि वो लोगों को भी समझ में आ जाए कि हम कुछ भी काम क्यों कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। correct. If you walk into a company as a consultant, so what are the 3 things that you evaluate before recommending them the changes? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 चीज़ें। सो सबसे पहले तो कंपनी का कल्चर क्या है। हर कंपनी का अलग तरीका होता है डिसीजन लेने का, हर कंपनी अलग चीज़ों में वैल्यू देखती है, तो हर कंपनी का स्टाइल ऑफ ऑपरेशन अलग रहता है। तो नोइंग देयर ऑपरेटिंग मेथड माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द कल्चर। सेकेंड इज द रियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिनेरियो, है ना, कि मेरे पास किताबी ज्ञान है, हो सकता है मेरे पास रियल ज्ञान भी है फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस। एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बहुत सारे कंसल्टेंट, कि वो जो उनका पास्ट सक्सेस एक्सपीरियंस है, दे ट्राई टू अप्लाई ऑन द न्यू सिनेरियो आल्सो, और वो डिजास्टर होता है। वो नहीं करने का कभी। आपको उससे एक्सपीरियंस लेना है, बट यू
फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट What? दे वांटेड टू डू, Correct. है ना। और तीसरा जो चीज़ है, बिफोर आई गो, तब मैं थोड़ा सा और होमवर्क करता हूँ कि मुझे कल्चर समझ में आ गया, मुझे उनका कंटेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। अब मैं उनके कल्चर और कॉम्प्लेक्सिटी में जो मैं सोल्यूशन सजेस्ट करने वाला हूँ वो कैसे फिट होएगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा ग्रेजुअली, वो मैं फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में बना लेता हूँ, भले मैं सामने वाले को नहीं बताऊँ, स्टेप्स वाइज। Correct. अगर वो मान लो ऐसे है कि यार आई एम ऑल फॉर रैपिड चेंज, तो शायद मैं बोलूँ ये 10 स्टेप पहली बार में कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ ना वो बोलेंगे लेकिन वो बहुत स्लो मूव करेंगे, तो मैं सिर्फ पहला 2 चीज़ बताऊंगा। हाँ. सो फर्स्ट दिस 3 थिंग्स आई इवेलुएट एंड देन। What one thing every employee should understand before becoming a founder? हम अक्सर फाउंडर बनने से पहले क्या फाउंडर बनने से पहले हम वो एम्प्लॉय को क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मतलब किसी भी बंदे को, नॉट एम्प्लॉय, हाँ. किसी को भी अगर कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो मान लो मैंने जॉब कर दी हम्म, और 8-10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं ना मेरा बिजनेस स्टार्ट करूँ, मेरे पास आइडिया भी है। हम्म, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रिपेयर रहना है बिफोर लीविंग माई जॉब एंड एंटरिंग इनटू अ स्टार्टअप और बीइंग अ फाउंडर? सो व्हाट थिंग आई शुड बी? ओके, इन दिस सिनेरियो आपके पास मेंटल प्रिपेयर्डनेस की प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है 6 महीना 8 महीना कुछ पैसा नहीं रहेगा मेरे पास, सो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। अगर फैमिली है तो हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो वो थोड़ा सा जो एक होता है ना, बेसिक मिनिमम आपके पास सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जो इसे बोलते हैं ना, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, आप भगवान को भी नहीं याद कर सकते हो खाली पेट, करेक्ट, तो काम कैसे करोगे। तो वो बेसिक एक रहना चाहिए, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो आप बोल सकते हो कि बिफोर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, अगर आपके पास इतने सालों से जॉब किया है तो शायद हमारे पास कुछ कैपिटल होना चाहिए, ताकि अगर वो रनवे पीरियड हमें मिले, कि भले ही हमें कोई भी बिज़नेस को सेट करने के लिए मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल लगता है। आपके एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कितना टाइम लगता है जब भी हम न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और उसको कितना टाइम एक्सपेक्ट ना करें कि इन इन ड्यूरेशन में हमारे शायद पैसे नहीं आएंगे या बेनिफिट कुछ नहीं बनाएंगे। अभी तो एआई के कारण ये टाइम गैप काफ़ी कम हो गया, आजकल तो लोग 4-5 महीने में पैसे बनाने लग गए हैं। बट नॉर्मली 2 से 3 साल तक तो लग ही जाता है, क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग मनी यू शुड बी कीप इन्वेस्टिंग इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन टू तो ऐसा नहीं कि आप पैसा बना रहे हो तो यू आर एट ईज, आप उसको कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहते हो करेक्ट। एक लेवल तक पहुंचने में। तो कोई ऐसा ग्राउंड रूल नहीं है, पर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस इट गोज अराउंड 3 years नाउ। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, जैसे जब मैंने पहला कंपनी स्टार्ट किया था कैपिटल 25 साल का था, बाद में कॉन्ट्रा 27 साल, तो उस समय कैसे होता था, पकड़ थे, खर्चे ही नहीं होते थे, तो 6 महीने का रनवे बनाने के लिए टेंशन ही नहीं था। रनवे नहीं भी है तो पता है कोई ना कोई दोस्त पाल लेगा, किसी की शादी नहीं, किसी के घर पे टिक लेंगे। लेकिन आपका जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो वो एक पैरामीटर्स। करेक्ट। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आजकल फ्रीलांसर्स बहुत सारे हो गए हैं, तो जो जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। बट एक वक्त के बाद ऐसे हो जाता है कि इवन दे हैव टू ग्रो, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो बिजनेस में आ चुके हैं, वेयर दे हैव टू हायर पीपल, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, बट वो अब तक फ्रीलांसर ही समझते हैं। सही बात है। तो मार्जिन्स जो है वो कम होती जाती है, अल्टीमेटली दे बिकम ए ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। सो 3 चीज़ें, या तो मैं जॉब करता हूँ फुल टाइम, या तो मैं वन मैन कंपनी हूँ, मतलब मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ, कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ, या मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। सो मेरे साथ मेरे और भी लोग काम करते हैं। एक नाव से दूसरे नाव पे पाँव रखने में ना हमेशा प्रॉब्लम है। सो नोइंग कि कैसे मेरी कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, और मुझे कैसे इसको रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक किसी का ऑपरेशन बिल्कुल अलग है, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ प्रॉफिट, द वे यू रीच आउट टू क्लाइंट, द वे यू सर्व योर क्लाइंट विल बी वेरी डिफरेंट। तो वो बहुत जरूरी, सेटिंग बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया आंसर्स दिए सर आपने। ऐसा लग रहा है कि शायद हम क्वेश्चंस में मैं पूछते जाऊं, बट इवन वी हैव अ टाइम लिमिट। सो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी लगता है कि हम ज़्यादा टाइम ना लें, तो हमारा क्वेश्चंस का यहीं पे सेगमेंट ख़त्म होता है। अभी हम लेके आ रहे हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपको पहले आता है आप एकदम रैपिडली, एकदम फायरी जैसे आंसर्स करते हैं, आपको वैसे आंसर्स देने हैं। The first question for rapid fire round is one habit that changed your life. रोज रात में सोने से पहले बुक पढ़ना। Your biggest productivity hack. पावर ऑफ 6,
सो मैं रोज रात को सोने से पहले अगले दिन मुझे 6 चीज़ें क्या करनी ही करनी है वो मैं पेपर पे लिख के रखता हूँ एंड नेक्स्ट डे आई ट्राई टू फिनिश देम। सो व्हाट इज पावर ऑफ 6? मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ रैपिड फायर राउंड। हाँ। पावर ऑफ 6 कितना इंपॉर्टेंट है? पावर ऑफ और सिक्स बहुत बहुत डे पावरफुल हाँ, चीज़ है। आप मैं अगर बताता हूँ क्या बताइए। होता है। ये एक्चुअली वॉरेन बफे से आया है। तो वॉरेन बफे आपको पता होगा इज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो वॉरेन बफे हायर्ड, उसका प्राइवेट जेट प्लेन्स है, तो उसने अपने प्राइवेट जेट प्लेन के लिए एक कंपनी जिसको पायलट को हायर किया, वो बहुत रिनाउंड पायलट, ही फ्लू 4 और 5 यूएस प्रेसिडेंट। तो इन लोग कहीं जा रहे थे दोनों, ऑटो पायलट बोर्ड पे डाला और दोनों बैठ के प्राइवेट जेट में बात कर रहे हैं। वॉरेन बफे ने देखा सामने वाला बंदा बड़ा परेशान दिख रहा है, उससे पूछा भाई क्या हुआ, परेशान क्यों? तो उसने बोला कि इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा है, आई एम ओवरवेल्म्ड। और बोला तुम तो यार दुनिया के रिचेस्ट बंदे, तुम ऐसे कूल काम कैसे रहते हो, व्हाट इज़ योर हैक? तो उसने बोला एक काम करो, तुमको जितने काम करने हैं ना वो सब ऐसे पेन इस पर लिखो पोस्ट-इट पे। और उसने टेबल पे ऐसे 20-25 आइटम लिख दिए। उसने बोला अब इसमें कल कौन से 6 काम जरूरी हैं करने, कल के कल 6 पे रुक जाओ। तो बोलता अच्छा नाउ आई गॉट इट, सो आई नीड, इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, कि मैं 6 चीज़ें प्रायोरिटाइज करूं और बाकी चीज़ें बाद में करूं। तो बोला नहीं, यहाँ लोग गलत समझ जाते हैं, ये प्रायोरिटी नहीं है, ये एलिमिनेशन है। आप बाकी सभी चीज़ें एलिमिनेट ही कर दो कल के लिए। यू जस्ट क्रिएट मैक्सिमम 6, 3 रख सकते हो और अच्छी बात है। तो मैंने कुछ साल पहले ये स्टार्ट किया था एक छोटा पोस्ट-इट पे, उसमें 6 से ज़्यादा लाइन लिखते भी नहीं बनता था। हाँ? तो टॉप 6 थिंग्स जो मुझे कल करना ही करना है, वो मेरे आँख के सामने दिन भर रहता है। अगर मैं वो कर पा रहा हूँ, एवरी डे आई मे नॉट बी एबल टू डू इट। तो फिर मैंने एक दूसरा भी ट्रैकर बनाया था कि कितने दिन में पावर ऑफ 6 कर पा रहा हूँ। अच्छा। सो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप इसके लिए कोई एग्जॉस्टिव टूल पे मत जाओ, सिंपल प्लेन पेपर जिसको आप ऐसे कट कर सको। जब वो कट करते हो ना तो बड़ा सुकून लगता है, आई अचीव्ड समथिंग। Correct. सो दिस इज वेरी पावरफुल। One book every entrepreneur must read. वैसे तो बहुत सारी बुक्स है, पर अगर एक ही बुक की आप बात करोगे तो आई विल से रीड 0 to 1। पीटर थिल का बुक है, बहुत ही अच्छी बुक। Best business advice you have ever received. सो बेस्ट बिजनेस एडवाइस आई एवर रिसीव्ड इज एग्जिट ऑन राइट मोमेंट। मतलब ऐसा मतलब मेरा बच्चा है करके पकड़ के नहीं रखने का। तो अगर समझ में आ रहा है तो सही टाइम पे कट लेना चाहिए, सही टाइम पे कट लेना चाहिए। नहीं तो गिले शिपके हो जाते हैं। इट्स अ फेमस डायलॉग फ्रॉम ये जवानी या दीवानी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक फर्स्ट टाइम फाउंडर्स मेक। सो मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ द वे पीपल चूज को फाउंडर्स। इफ यू हैड टू बिल्ड $1 million बिजनेस टुडे, व्हिच इंडस्ट्री वुड यू चूज? सो हेल्थ एंड पीपल वेलनेस। One quality you never compromise while hiring. इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, One skill every entrepreneur should master. एग्जीक्यूशन, Which startup trend excites you the most? एनीथिंग दैट सॉल्व्स द underprivileged people प्रॉब्लम। Which business myth should people stop believing? कि बिजनेस करोगे तो पैसे ही पैसे हैं। Will AI create more billionaires than the internet? 100%, 500%। हर नया चीज, हर नई टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोस्पेरिटी लेके आता ही आता है। Which startup trend is overrated? AI अभी के टाइम पर बिल्कुल हम लोग बबल में है, बबल बस्ट होने वाला है आज नहीं तो कल। पर ये जैसे .com बबल था, देखो .com खराब नहीं था, आज भी हम लोग इंटरनेट के भरोसे ही जी रहे हैं, Correct. लेकिन उसका भी बबल बना था और बस्ट हुआ था। सिमिलरली AI का बबल है, बस्ट होएगा, लेकिन पावर है, बहुत अच्छा है। मैंने खुद ही 2 में इन्वेस्ट किया हुआ है। What's the toughest lesson entrepreneurship has taught you? द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। One piece of advice to your younger self. रीड अ लॉट, लर्न अ लॉट। Last question. Should young people quit their jobs to start a startup? अगर आप में रियल में एंटरप्रेन्योरशिप है तो डोंट गो फॉर ट्रेंड। ये यो थिंग मैंने बोला सबसे बड़ा मिथ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एट ऑल यो एंड कूल थिंग। ठीक है, हम लेके आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट विच इज़ इन्वेस्ट और रिजेक्ट। सो इसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपको सिनेरियो सिचुएशंस लेके आएंगे और आप चूज़ कर सकते हो कि इसको मुझे इन्वेस्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सिंस यू आर ऑल्सो एन इन्वेस्टर एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस कि क्या चीज़ वर्क करती है एंड क्या वर्क नहीं करेगी। फाउंडर जिसके पास ब्रिलियंट आइडिया है लेकिन एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस नहीं। रिजेक्ट। फाउंडर जो अपनी टीम को हर सक्सेस का क्रेडिट देता है। इन्वेस्ट। फाउंडर जो हर फेलियर का ब्लेम मार्केट पर डालता है। रिजेक्ट। फाउंडर जिसके पास रेवेन्यू है प्रॉफिट नहीं। आई विल स्टिल इन्वेस्ट। फाउंडर जो सिर्फ फंडिंग रेस करना चाहता है बिजनेस बिल्ट नहीं।
रिजेक्ट, फाउंडर जो कस्टमर फीडबैक सुनता ही नहीं, रिजेक्ट, फाउंडर जो पिवोट करने से डरता है, रिजेक्ट, फाउंडर जिसके पास एवरेज आइडिया है लेकिन एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन है, इन्वेस्ट, फाउंडर जो अपनी टीम से ज़्यादा खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहा है, रिजेक्ट, फाउंडर जिसका प्रोडक्ट स्ट्रांग है लेकिन विजन क्लियर नहीं है, रिजेक्ट, फाउंडर्स जो नंबर से ज़्यादा अजम्पशंस पर डिसीजन लेता है, अगेन इन्वेस्ट, फाउंडर जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एआई को मानता है। रिजेक्ट, बहुत फाउंडर्स ऐसे। इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द मेन कस्टमर, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आजकल लोग ऐसा होता है ना कि कस्टमर्स आपको एआई से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ दो कि ये एआई ऐसे सजेस्ट करता है। ग्रेट आंसर सर, बहुत ही मज़ा आया। आई होप हमारे इन्वेस्टर्स अगर इसको देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली देख लो कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, बिकॉज इन्वेस्टर हमारे साथ बैठे हैं एंड हम आपको बता रहे हैं कि क्या इन्वेस्टर्स देखते हैं, किस रीज़न से रिजेक्ट कर सकते हैं। सो आप समझ सकते ही हो कि यू नो व्हाट इज़ एसेंशियल। क्वेश्चंस है जो बहुत सारे फाउंडर्स को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि हमें कोई आंसर करे, और फ्रैंकली इसका एआई भी आंसर नहीं दे सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव एक्सपर्ट्स। ओके, इफ आई गिव यू 10 लाख टुडे, व्हाट बिजनेस वुड यू स्टार्ट इन 2006? 10 लाख में तो आई विल स्टार्ट समथिंग वेब बेस्ड बिजनेस एंड B2C, जो एंड कस्टमर को मैं एज ए सब्सक्रिप्शन बेच सकूं। B2B 10 लाख में होएगा नहीं। I think a lot of people are taking notes from this. Which startup trend do you think is most overrated today? AI is like most overrated a startup trend for sure। बहुत पावरफुल है, बहुत सही चीज़ है, पर सिर्फ AI में फंड मिल रहा है इसलिए सब AI करते जा रहे हैं विदाउट नोइंग व्हाई डज नॉट मेक एनी सेंस। Okay. What's one business advice that everyone gives but you completely disagree with? वन एडवाइस काफ़ी लोग देते हैं, नॉट एवरीवन बट काफ़ी लोग जो देते हैं इज फोकस ऑन प्रॉफिट फर्स्ट। बट मुझे मानना है कि प्रॉफिट पे आप बाद में फोकस कर सकते हो। फर्स्ट यू शुड ट्राई टू कैप्चर योर Problem solving of the customer. प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द कस्टमर। पहले आप कस्टमर बेस कैप्चर करो, इवन ऑन द लॉस, बाद में प्रॉफिट आ जाता है। I think that's going to break quite a few myths. Will AI create more billionaires than the internet? एब्सोल्युटली, हर नई चीज, हर नया इनोवेशन काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। Okay. In this today's world of AI, and I think आपने recently AI summit भी गए थे आप, दिल्ली में जो हुआ था। जी जी, 2 days का summit था, 5 days। 5 days का summit था, आप वहाँ पे गए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा एंड हाउ दैट समिट इज यू नो बेनिफिशियल टू यू, और कौन से AI टूल्स आप अभी यूज़ करते हो? सबमिट तो बहुत अच्छा था, 5 दिन का सबमिट था एंड इट्स स्टिल लुक, इनफैक्ट 6 दिन चला क्योंकि इतना वो था, एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया और फिर भी कम लग रहा था टाइम, क्योंकि इतने सारे इनोवेशंस, इतनी सारी चीज़ें थी। जो बड़े बड़े पवेलियन थे, ओपन AI, गूगल वगैरह सबका, पर मुझे जो सबसे मज़ा आया वहाँ पर वो छोटे पवेलियंस में जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो AI बेस्ड सॉल्यूशंस, जो AI उसके हिसाब से वो छोटे छोटे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स राइट रियली माइंड ब्लोइंग। सो बहुत सारे मुझे ऐसे स्टार्टअप्स दिखे, बहुत इंप्रेसिव स्टार्टअप्स दिखे जो बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको उनमें से ऐसा लगा कि यार ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँगा? काफ़ी सारे ऐसे लगे, इतने पैसे नहीं तो मैं उनसे उसी से मैं बात करता। जनरली पूछते हैं कि जो फंडिंग मांगते हैं, जो लोग, आप अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो उसमें क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स होता है, स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स होता है? आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि मुझे इतना पैसा डालना चाहिए? ये वैसी लाइक आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो हाँ, कि कितना Shark इसमें Tank। से आ सकता है। हाँ बिल्कुल, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो अभी कितना वैल्यू, कितना वैल्यूएशन हो सकता है। बहुत सारा जो एक ट्रेंड था पहले जब हमने भी शुरू में इन्वेस्ट किया था कि इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, वो अभी ट्रेंड खत्म हो चुका है। करेक्ट। तो अभी जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें ये देखते हैं कि वो एक्चुअली कितना पैसा बनाएगा। तो मैं एग्जिट नहीं मारूँ, अगर मैं कंपनी का पार्ट ही हूँ हाँ, और अगर मैं प्रॉफिट से शेयर ले रहा हूँ तो विल इट बी इनफ रिटर्न फॉर मी और नॉट। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो गया उसका। ओके। क्वेश्चन सर, आप बहुत ही पेशेंटली हमारे साथ बने रहे हैं। इफ़ यू कुड लीव आवर ऑडियंस विद जस्ट वन लेसन दैट कुड genuinely change the way they approach business and life, what would it be? सो बिजनेस और लाइफ के लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग चीज़ बोलूँगा। बिजनेस के लिए अगेन आई विल
अगेन से फोकस, 10 चीज़ें मत करो, डोंट चेज अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, अपॉर्चुनिटी चेज मत करो, डोंट रिलाई टू मच ऑन योर सोल्यूशन, रादर रिलाई मोर ऑन द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, सो ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉब्लम स्पेस एंड पे अटेंशन. On life, on the other hand, I would say a great life, successful life is not like, success in one field, but a balance. So आप जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ में, आपका हेल्थ, वेल्थ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपका काम, योर बिजनेस, योर नॉलेज एंड फन, गुड टाइम. सो अ गुड बैलेंस, अगर आप एक बैलेंस लाइफ जी पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा. करेक्ट. बैलेंस का मेरा एक फंडा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, शायद हमारी कभी बात भी हुई होगी, कि 6 स्पोक व्हील, समझो एक व्हील है और उसमें 6 स्पोक लगे हुए हैं. करेक्ट. अभी कोई साइकिल का व्हील है, एक स्पोक छोटा है या बड़ा है तो ऐसा व्हील टिल्ट होगा. सो यू नीड टू हैव 6 स्पोक्स इक्वली करेक्ट. बैलेंस्ड. वो 6 स्पोक क्या है? पहला है हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. दूसरा है लव, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एट्सेट्रा. तीसरा है वेल्थ, यू शुड हैव इनफ मनी टू तो वो एक डायरेक्शन. चौथा है जॉब, आपका जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हो, द वर्क दैट यू आर डूइंग. पांचवा है स्किल्स, यू आर कंटिन्यू टू लर्न न्यू स्किल, न्यू कॉम्पिटेंसी एट्सेट्रा. और छठा है गुड टाइम, फन, पार्टी, मौज मस्ती भी होते रहना चाहिए. सो बैलेंस लाइफ, जिसको मैं ऑप्टिमल लाइफ बोलता हूँ, वो 6 स्पोक व्हील्स के जैसे. तो 6 के 6 स्पोक पे बराबर वजन रहना चाहिए, बराबर एनर्जी जाना चाहिए, बराबर पैसे लगने चाहिए, बराबर इनकम, मतलब वो जो है एक बैलेंस. तो लाइफ मजेदार है, नहीं तो फिर थोड़ा ऐसा ऐसा फील होगा. ग्रेट आंसर सर. बढ़िया. व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी आर गेटिंग टुडे. थैंक यू विवेक सर. आज का कन्वर्सेशन सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, ये लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स के बारे में भी था. मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स इस एपिसोड से बहुत कुछ लेकर जाएंगे. अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वर्क के बारे में या किसी कंसल्टेशन के बारे में, तो वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? बहुत ईजी है. देखो, जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नाउ इवन व्हाट्सएप, पिछले 15-20 साल में जितने भी अकाउंट्स ऐसे आए प्लेटफॉर्म, मैं पहले वीक ही उसमें अकाउंट बना लेता हूँ. और हर एक का अकाउंट एक ही है, @करण विवेक. सो वेरी इजी टू फाउंड, KARANVIVEK. लिंक्डइन पे जाओ @करण विवेक, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे. सो यू कैन रीच आउट टू मी. मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, सो मे बी डिले रिप्लाई करूँ, पर मैं रिप्लाई पक्का करूँगा. सो आप हर प्रोफाइल में, आपका हर प्लेटफॉर्म में आपने अपना यूजर नेम सेव करके रखा है, सेव करण करके विवेक. रखा है, एक ही रहता बट है. एक करण विवेक कैसे? आपका नाम तो विवेक सिन्हा है, विवेक वाई सिन्हा है. करण? हाँ, ये भी कई लोग पूछते हैं. तो करण मेरे पापा का नाम है. अच्छा. तो लोग क्या करते हैं, अपने पापा का नाम बाद में लगाते हैं. हाँ. विवेक करण होना चाहिए आइडियली. मैंने सोचा नहीं यार, पापा का नाम पहले आना चाहिए, फिर वाह. मेरा नाम आना चाहिए, तो इसलिए मैंने करण विवेक रखा. क्या बात है सर. देखो, जाते जाते भी इतना अच्छा मैसेज आप देके जा रहे हो. आजकल हम तो पापा का नाम तो हटा ही देते हैं, आजकल कोई लगाता नहीं है, सिर्फ लगाते हैं कि अपना नाम ही सिर्फ ऐसा है. एंड ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं रणवीर सिंह को, तो उसने वो भी क्या दीपिका गुन, वैसे उन्होंने शायद लगाया था. तो वो हाँ. भी अगर अदर देखेगा तो बहुत सही है. सही है. ये फिर संजीव closing- लीला भंसाली ने अपनी मम्मी का नाम बीच में लगाया, लीला. हाँ, लीला लगाया. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और इस एपिसोड को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है या स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा है. मैं हूं अविनाश फ्रॉम गेट सोशल. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग फाउंडर के साथ. तब तक कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक्स.